गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं सुधाकर ओझा एक बार पुनः आप सबके सामने एक नई क्लास केमिस्ट्री की क्लास 12 की नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा रासायनिक बलगतिकी, उस पार्ट का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें इसका एक पार्ट है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में शून्य कोट की अपक्रिया तक पढ़ लिया था। शून्य कोट की अपक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे कि प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझेंगे। तो आपको हम बताएंगे आज की प्रथम कोट की अपक्रिया की परिभाषा और प्रथम कोट की अपक्रिया हम कैसे जानते हैं, उसको प्रथम कोट की अपक्रिया निकालना और उस अपक्रिया की कोटि जानना। कैसे जानेंगे कि कोई अपक्रिया प्रथम कोट की अपक्रिया कैसे, प्रथम कोट की अपक्रिया वो कैसे है, मतलब उसकी डिफिनेशन समझेंगे और जानेंगे कि प्रथम कोट की अपक्रिया कैसे कहलाई जाती है। फिर प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए हम व्यंजन का निगमन करेंगे, उसका सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया को जानते हैं और उसके व्यंजक का निगमन करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके व्यंजक का निगमन करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम कोट की अपक्रिया, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया। दिस मैटर इज बिलोंग टू रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स से यह बिलोंग करता है और आपको लास्ट वाले चैप्टर में यह पढ़ाया गया है। तो वहीं से इसको हम शुरू कर रहे हैं फिर से। तो आइए देखते हैं कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो जब किसी अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। जो हमारा अभिकारक होता है यानी कि क्रियाकारक पद होता है जो अपक्रिया में भाग लेता है, तो जब किसी, जैसे यहाँ पर एक अपक्रिया लिखी हुई है तो जो एरो के पहले लिखा होता है वो हमारा अभिकारक होता है। तो जो अभिकारक होता है वह अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, इसको हम समझेंगे अभी, इस अपक्रिया को तोड़ेंगे तब। तो अभी सिर्फ हम परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जब किसी अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया। मान लीजिए कि एक अपक्रिया है आर एरो मतलब उत्पाद, आर का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है अभिकारक। तो हमारे पास एक रिडक्शन है जिससे एक उत्पाद बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार होता है। तो हमारे पास कोई एक अपक्रिया है जिससे हमारा एक उत्पाद बनता है। तो इसी से हम लेकर समझेंगे कैसे जो है इसके समीकरण का निगमन करते हैं। ठीक है, एक बार पुनः हम समझते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले जब किसी अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया हो, कोई अपक्रिया, अगर उसका जो वेग है, अपक्रिया का वेग मैंने पढ़ा दिया है, अपक्रिया का वेग क्या है, अपक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो इसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जब अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के क्या होगी, समानुपाती होगी, किसके, अपक्रिया के वेग के, तब वो क्या कहलाएगा, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, माना एक अपक्रिया है आर एरो क्या है, उत्पाद। मान लीजिए प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर हमारे पास एक अपक्रिया है, हमने यहाँ पर अपक्रिया लिखा है, ये हमारा है मेथिल एथिल ईथर, इसमें हमसे जल से क्रिया करवाना है। ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको देखें। ये हमारे पास है सुक्रोज, सुक्रोज को हम जल से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, ये हमारी अपक्रिया है। तो हमने सुक्रोज में जल मिला दिया तो t बराबर 0 पर जब एक भी सेकंड नहीं बीता था, बहुत ध्यान समझिएगा, t बराबर 0 का मतलब है जब हमने अपक्रिया में दोनों को मिला दिया और एक भी सेकंड नहीं बीता है। प्रारंभ में अर्थात जब हमने दोनों को मिलाया तब अर्थात t बराबर 0 पर जब हमारा t 0 रहेगा तो हमारे अभिकारक में यानी कि रिडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिया और t बराबर 0 पर हमारा जल नहीं बनेगा। जब तक समय नहीं बीतेगा, कुछ समय बीतेगा, तब वो दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाए, एक सेकंड बीते लेकिन एक आध सेकंड हम जरूर बीती। जब सेकंड एक आध बीती, समय थोड़ा लगी, तब क्या बनी, तब जल बनी। अगर हम सुक्रोज में जल मिलाए तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बना, तो में कुछ समय लगी। तो t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिडक्शन R0 ही रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टी समय बीतने के बाद, टी समय बीतने का मतलब है कुछ समय बीतने के बाद, अगर हम एक आध सेकंड उसमें बीत जाने देते हैं या समय व्यतीत हो जाता है, अगर एक सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गया, तब हमारे अभिकारक में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया है, अगर T 0 है तब तक जल नहीं बना है, लेकिन अगर एक आध सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गया, 3 सेकंड बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तो फिर वह धीरे धीरे क्या होगा, वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल में बदलने लगे
बीतेगा, यही चीज़ समझना है। तो t समय बीतने के बाद क्या होगा, जो हमारा R0 है वो हमारा क्या होगा, उसकी सांता में मतलब अभिकारक की सांता में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब सांता क्या हो जाएगी, R। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग आएगा, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, अभिकारक के प्रथम घात। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक घात के। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। यहाँ पर हम लोग जो भी कुछ करेंगे वो किसके, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जो हमारी आर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। क्या किया हमने, अभिक्रिया का वेग क्या कह रहा है, अभिक्रिया का वेग जो है वो सांता के प्रथम घात के समानुपाती है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या है, वो सांता के प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या होगा, सांता में समय के साथ परिवर्तन। तो dr अपान क्या हो जाएगा, dt, चूंकि हम इसको माइनस में लिखते हैं अभिक्रिया का वेग हमेशा, तो माइनस dr अपान क्या हो जाएगा, dt। जितना अभिकारक में समय के साथ परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया का क्या है, वेग। अभिक्रिया का वेग मैंने पीछे पढ़ाया है, सांता परिवर्तन के समय दर के अनुसार जो सांता परिवर्तन होता है उसी को हम वेग कहते हैं। तो हम अभिक्रिया के वेग के स्थान पर dr अपान dt लिख देंगे। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा जो वेग स्थिरांक है, और r जहाँ पर लिखा है वो लिखा रहेगा। हम समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। k क्या है, प्रथम कोड की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्लियर हो जाएगा। k जो है वो प्रथम कोड की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके समझ में आया होगा, एकदम पूरा यहाँ तक पूरा सबके समझ में आ गया होगा। आ गया है, आगे चलें, आगे आएंगे। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम लिखेंगे, उसके बाद हम दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे। माइनस चिन्ह से गुणा करने का मतलब है कि जो इधर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, माइनस kt हो जाएगा। क्लियर है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, आप लोग एकदम ध्यान सुनते रहिए, सुनने के साथ साथ नोट करिए, धीरे धीरे चलिए। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस kt और ये हो जाएगा इतना। तो ये यहाँ पर dr मतलब 1/r का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा log r, ये माइनस के बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1 t के सापेक्ष। dt है ना, जैसे dr है तो वो log r हो गया, और dt हो जाएगा तो इसका हो जाएगा t, मतलब एक का समाकलन क्या हो जाएगा, dt के सापेक्ष t। तो ये माइनस kt इधर लाएंगे, प्लस kt हो जाएगा। ये log r0 जो है, ये r0 यहाँ वाला है, जो हमारा ये अचर फलन आया है c के स्थान पर हम log r0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अचर फलन है। वहाँ पर हो जाएगा log r प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा k, t चला जाएगा बटे में, ये log r माइनस log r, यहाँ पर हो जाएगा log r अपान r। यहाँ पर जो है ये स्थिरांक के रूप में 2.303, ये आपका स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के रूप में यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये आपका पूरा जो है क्या हो जाएगा, k बराबर, यानी कि जो हमारा प्रथम कोड का अभिक्रिया है उसका स्थिरांक बराबर 2.303 अपान टी, log r0 अपान क्या हो जाएगा, r। r0 क्या है, प्रारंभिक सांता है, r क्या है, t समय बीतने के बाद की सांता है, t क्या है, समय है, k क्या है, उसका वेग स्थिरांक है। क्लियर हो गया होगा। एक बार बुक में देख लेंगे, समय अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले प्रारंभिक सांता लिखेंगे t0 पर जब समय नहीं बीता है, फिर t समय बीतने के बाद लेंगे। अभिक्रिया के वेग जो होता है वो प्रथम घात के समानुपाती होगा, परिभाषा के अनुसार प्रथम घात के समानुपाती करके इसको दोनों को हल कर देंगे। ये जितनी भी सवालें हैं, प्रथम कोड की अभिक्रिया जितनी भी सवालें लगेंगी, वेग स्थिरांक पूछेगा प्रथम कोड की अभिक्रिया का, सब के बराबर 2.303 अपान टी log r0 अपान r से सारी सवालें हम हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। आइए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रथम कोड की अभिक्रिया को हम लोग कैसे जानते हैं कि ये अभिक्रिया प्रथम कोड की अभिक्रिया है। जैसे मैंने उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में, शून्य कोड की अभिक्रिया मैंने बताया था ना जानना, तो उसमें मैंने बता दिया था कि शून्य कोड की अभिक्रिया को हम कैसे जानते हैं कि वो शून्य कोड की अभिक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको अभिक्रिया पहले लिख के दिखा रहा हूँ। एक अभिक्रिया है आपके पास C12H22O11, उसके बाद लिखा है H2O। इसको जब हम क्रिया करवाते हैं, इसके इन्वर्टस एंजाइम की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस ये बनाता है C6H12O6। दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन दोनों का नाम क्या है, अलग अलग। इसका नाम है ग्लूकोज और इसका नाम है फ्रैक्टोज। ये है आपका फ्रैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ना। इसमें क्या हो, CHO समूह पाया जाता है और उसमें जो है
लैक्टोज समूह पाया जाता है दूसरा, तो ये फ्रैक्टोज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। इसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब होता है चीनी, सुक्रोज, इसका नाम हो जाएगा सुक्रोज। और ये आपका जल है, इसको आप जानते ही हैं, H2O, ठीक है। यहाँ पर ये अपक्रिया जो सामने लिखी हुई है प्रथम कोट की अपक्रिया है। कैसे हमने जाना कि ये प्रथम कोट की अपक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो प्रथम घात के समानुपाती है। कैसे जानेंगे कि प्रथम घात के समानुपाती है? तो इसको जानने के लिए बहुत ही मतलब इसका गुण रहस्य है, तो उसको हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए कैसे हम जानेंगे कि प्रथम कोट की अपक्रिया है। शून्य कोट का मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जिस अपक्रिया में जैसे क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो और जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हो, ठीक है, वो हमेशा कौन सी अपक्रिया होती है? शून्य कोट की हमेशा क्या होती है? वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपक्रिया होती है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता से कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि सूर्य के प्रकाश में कोई अपक्रिया होगी तो उसका समय निर्धारण संभव नहीं है। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है, लेकिन कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि हम इस लोहे में 1 महीने के अंदर जंग लगवा सकते हैं। कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता है ना। हम खुद भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोहे में, जैसे हमारे पास एक लोहे की वस्तु है, एक सरिया है, हम कह देंगे इसमें 2 महीने में पूरा जंग लगवा दो। लगवा दोगे आप? नहीं लगवा पाओगे, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश में घटित होने वाली अपक्रिया है, तो वह शून्य कोट की अपक्रिया, जिसमें अभिकारक की सांद्रता डिपेंड नहीं होती है, समय पर डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। आज हम जानेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया जानने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, एक अपक्रिया आपके सामने है। यहाँ पर जैसे आपके सामने 2 अभिकारक दिया गया है, तो केवल जिस अपक्रिया में अभिकारक 2 हो लेकिन सिर्फ परिवर्तन किस में हो, सिर्फ एक ही अभिकारक में परिवर्तन हो, वो हमेशा प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आपके पास सुक्रोज है, जल है, 2 पदार्थ है, लेकिन जो आपका जल है, जल ग्लूकोज में भी है और फ्रैक्टोज में भी है। जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है किसमें हुआ है? सुक्रोज में। कैसे समझेंगे? H2O है ना, तो H2O इसमें भी है और H2 और O उसमें भी है। देख रहे हैं ना दोनों में। यहाँ पर H12O6 है, मतलब H2O ऑलरेडी, ग्लूकोज में ऑलरेडी जल होता है, फ्रैक्टोज में भी ऑलरेडी जल होता है, तो जल में कोई, बिना जल की अपक्रिया संभव नहीं है। आपको सुक्रोज में जल मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि जल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन सिर्फ किस में हो रहा है? सुक्रोज में। जब 2 अभिकारक एक साथ में क्रिया करें और परिवर्तन सिर्फ किस में हो, सिर्फ पहले वाले में हो या एक ही में हो, तो हमेशा वह प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। जितनी अपक्रिया हैं आप लिखकर उसको जब देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम कोट की अपक्रिया पहचानने का एक ही तरीका है कि परिवर्तन किस में होना चाहिए? केवल एक में ही परिवर्तन होना चाहिए, तो वो प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाएगी। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, ये आपके पास है एथिल एसीटेट, एथिल मेथिल एसीटेट, CH3COO2H5, उसके बाद लिखा है H2O, एरो लिखा है C2H5OH। इसमें एथिल अल्कोहल बनता है और एस्टिक अम्ल बनता है, CH3COOH बनता है। वही प्रक्रिया सेम यहाँ भी है। यह एक जो है कार्बनिक रसायन की अपक्रिया है, जिसमें एथिल एसीटेट को हम लोग क्या कहते हैं? एथिल एसीटेट को जल से क्रिया करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है और एस्टिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कैसे क्या हुआ है? यहाँ पर भी सेकंड पार्ट आपका जो अभिकारक है वो क्या है? जल। तो आप ध्यान से अगर समझेंगे तो एथिल अल्कोहल में भी जल है, यहाँ पर H2O है ना, H5 है, O है, मतलब H2O है, यहाँ पर भी H2O है, H3 मतलब H4O यानी कि H2O है। सिरके में ऑलरेडी जल उपस्थित होता है, अगर आप उसको गर्म करेंगे उसमें जो भाप निकलेगा वो जल ही होता है। एथिल अल्कोहल यानी कि वाइन में, शराब में जल ऑलरेडी होता है, तो जब आप एथिल एसीटेट में जल मिलाएंगे तो बिना जल के क्रिया नहीं होगी, लेकिन जल ऑलरेडी दोनों में है। यहाँ पर जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों में जल सेम टू सेम वैसे ही उपस्थित है। परिवर्तन सिर्फ किस में हुआ है? परिवर्तन सिर्फ एथिल एसीटेट में हुआ है, जो 2 भाग में टूट गया। यहाँ पर ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज 2 भाग में टूट गया। तो ऐसी अपक्रिया जहाँ पर आएगी वहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रथम कोट की अपक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप लोग जब बुक लेकर बैठेंगे उसमें जब देखेंगे शून्य कोट और प्रथम कोट खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। सारी अपक्रिया छांट के उसको अलग कर लेंगे, बाकी जो बचा है द्वितीय कोट और तृतीय कोट उसको आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।